Hello students, welcome to lecture 5 of photosynthesis. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने C3 और C4 साइकिल जो है कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग कुछ और पाथवेज देखते हैं जो प्लांट्स में चलते हैं, ठीक है, जिनमें से एक है कैम पाथवे, ठीक है, या फिर इस कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या फिर दूसरा नाम है इसका डार्क CO2 फिक्सेशन, ठीक है। तो ये नाम याद रखने, क्योंकि डार्क CO2 फिक्सेशन कहीं पे लिखा होगा तो आपको उसको C3 साइकिल नहीं समझना है। डार्क CO2 फिक्सेशन लिखा है तो मतलब कैम पाथवे, ठीक है। तो कैम पाथवे हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है, क्यों ये होता है, ठीक है। तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो उन प्लांट्स में होता है जो जीरोफाइटिक कंडीशंस में रहते हैं, मतलब जहां पर वाटर की स्कैरसिटी होती है, मतलब डेजर्ट एरियाज, ठीक है। वो हॉट डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। राजस्थान है वो हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो वहां पे ये प्लांट्स होते हैं, उन्होंने कुछ नई चीज एडेप्ट की है, ठीक है। अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कुछ एक नया पाथवे डेवलप किया है। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, इसलिए हम लोग इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑलियरी एंड रोहानी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया ये, ठीक है, क्रेसुलेसी फैमिली में, जिनको हम सक्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है, ये सब सक्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, पाइनएप्पल भी इसमें आ जाता है। यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज PEP, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर PEP, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर PEP के साथ CO2 जुड़ेगा और बनेगा OAA, ठीक है। CO2 बाहर से आएगा, PEP आया और यहाँ पर OA बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा आर ऑफ स्कोटोएक्टिव टाइप, ठीक है। स्कोटोएक्टिव टाइप मतलब रात को स्टोमेटा खुलेंगे। देखो, लीव्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, मतलब उसके जो दरवाजे हैं या खिड़की हैं, जो विंडोज हैं, वो स्टोमेटा है। तो दिन में स्टोमेटा नहीं खुलेगा, रात में खुलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, दिन में लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है, लाइट रिएक्शन होगी, O2 रिलीज होगी, ठीक है। स्टोमेटा बंद है तो O2 बाहर नहीं जा पाएगी, एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि CO2 अंदर नहीं आ पाएगी तो हम जो है C3 साइकिल कैसे करेंगे, डार्क रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन कैसे करेंगे जब CO2 अंदर नहीं आ सकती? तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा के वजह से, ठीक है। क्यों बंद रखता है दिन में? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरियाज में है, यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, तो अगर स्टोमेटा खोलेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वो खुद ही उनके लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हम देखते हैं कैक्टस में वो लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वाटर लॉस कम हो, और स्टेम को ग्रीन करके स्टेम से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं कि भाई नहीं, तो जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो भी चला जाएगा। बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक दूसरा प्रॉब्लम अराइज हो गया कि अब CO2 कैसे आए। सो इनिशियल CO2 फिक्सेशन इज फाउंड इन नाइट, ठीक है। तो कुछ रात में ये कुछ करके रखते हैं, क्या करते हैं हम देखेंगे। बट लाइट रिएक्शन ऑपरेट एट द डे टाइम, फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर इन डे टाइम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि रात में जब स्टोमेटा खुलता है तो ढेर सारा CO2 इकट्ठा करके रख लेते हैं किसी फॉर्म में, अंदर ही, सेल के अंदर ही, ठीक है। खूब सारा CO2 इकट्ठा करके रख लिया, उसे किसी चीज में कन्वर्ट करके रख लिया, ठीक है। अब दिन में जब स्टोमेटा बंद रहेगा, बट लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही सनलाइट आएगी लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी, ATP एंड ADPH बनना स्टार्ट होगा। अब जो CO2 को स्टोर करके रखा था उसको रिलीज करेगा, अंदर से अंदर ही, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। CO2 को रिलीज करेगा, ATP एंड ADPH है और ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो इस पहले रात, एक पिछली रात को ही ये CO2 को फिक्स करके रख लेता है, ठीक है। तो PEP कार्बोक्सिलेज एंड रूबिस्को प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे कोई रेंज एनाटोमी जैसे C4 साइकिल में बंडल शीट सेल्स से मेसोफिल ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर C3 जैसा है, ठीक है। इन कैम प्लांट्स 30 ATP एंड 12 NADPH2, इतना एनर्जी चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, ये याद रखना है हमको, ठीक है। जेरिक हैबिट्स मतलब
वाटर स्कैरिसिटी वाले एरिया में, डेजर्ट एरियाज में ये प्लांट्स हमको मिलेंगे, अडेप्ट किया इन्होंने। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट टाइम है, स्टोमेटा ओपन है इधर की तरफ, स्टोमेटा ओपन है तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है उससे पीईपी बनेगा, और पीईपी जुड़ेगा CO2 के साथ जो नाइट में एटमॉस्फेयर से आ रहा है, और OAA बनेगा। ठीक है, यहां पर NADPH2 यूज होगा एक, ठीक है, और मैलिक एसिड की फॉर्म में। अब प्लांट के पास हमें पता है बहुत बड़ा वैक्यूल होता है एक सेल में, प्लांट सेल में, उसमें ये CO2 को जो है कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैलिक एसिड फॉर्म में। ठीक है, OA को कन्वर्ट कर दे रहा है मैलिक एसिड में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया और वैक्यूल में स्टोर कर दिया खूब सारा मैलिक एसिड। ठीक है, ये काम खत्म। अब जब दिन होगा तो लाइट रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, NADPH और ATP बनना स्टार्ट होंगे। अब क्या होगा, ये मैलिक एसिड को ये वैक्यूल से निकालेगा, क्योंकि केल्विन साइकिल कहाँ होने वाली है, स्ट्रोमा में, तो वैक्यूल से निकाल के स्ट्रोमा में ये पहुंचाएगा, मैलिक एसिड को तोड़ेगा। तो मैलिक एसिड जब टूटेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2 वहां से रिलीज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड वापस से पीईपी बन जाएगा बाय यूजिंग ATP। ठीक है, यहाँ पर देखो ATP जो है सीधे AMP में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, PPDK ये पहले भी एंजाइम आ चुका है, पहले के लेक्चर में देखना। ठीक है, जो कि डाइकाइनेज है, डाइकाइनेज मतलब एक साथ दो फॉस्फेट उड़ाता है, इसलिए ATP से AMP बनता है। ठीक है, तो मैलिक एसिड से CO2 बना, अब ये CO2 RUBP से बाइंड करेगा, ठीक है, रुबिस्कोस एंजाइम को कैटलाइज करेगा, और नॉर्मल जो C3 साइकिल चलता था वो चलेगा, उसमें C3 साइकिल में कोई चेंज नहीं और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो चेंज क्या है कि डायरेक्टली CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से नहीं आ रहा है रुबिस्को से बाइंड होने के लिए, RUBP से बाइंड होने के लिए, वो मैलिक एसिड की फॉर्म में आ रहा है। मैलिक एसिड के पास कहां से आया, पिछले रात को हमने उसे कन्वर्ट करके रख लिया था। ठीक है, तो रात में ये रख लेगा, CO2 को स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड इन वैक्यूल, और दिन में उस मैलिक एसिड में से CO2 तोड़ तोड़ के निकालते जाएंगे, और वो CO2 से केल्विन साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके दोनों काम हो गए, दिन में स्टोमेटा बंद रखने से उसका वाटर लॉस नहीं हो रहा है, और इस प्रोसेस की वजह से उसका ग्लूकोज भी बन रहा है विदाउट ओपनिंग स्टोमेटा। ठीक है, तो दिस इज कैम पाथवे। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये पॉइंट्स पढ़ लो, कितना ATP यूज होगा, कितना NADPH यूज होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, किन प्लांट्स में होता है, ठीक है, कौन सी एंजाइम होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन सा है, ठीक है, कौन सा एसिड में कन्वर्ट होता है, सारी चीजें पूछ सकते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, ये हमको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पाथवे आता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने, जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे और C3 साइकिल के बाद हमने C4 साइकिल पढ़ा था, तो हमने एक प्रॉब्लम वहां पे डिस्कस की थी कि जो रुबिस्को है उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी भी है और कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो हमने C3 साइकिल में क्या देखा था कि भाई ऑक्सीजन रिलीज होता है स्ट्रोमा में, और वो रुबिस्को से बाइंड हो जाता है, और रुबिस्को जो है ग्लूकोज नहीं बना पाती। मान लो 100 रुबिस्को थे तो 50 O2 में बाइंड हो जाते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं, और 50 से ही हमको ग्लूकोज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बाइंड होती है रुबिस्को से, ठीक है, तब क्या होता है वो हमको यहां पर देखना है, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से आप समझो कि आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया और आपने एक बाइक खरीदा, और बाइक खरीदने के बहुत बढ़िया सा कोई बाइक खरीदा, और आप बाइक खरीदने के बाद ऑब्वियस है कि आप अपने किसी दोस्त को दिखाने जाओगे। ठीक है, आप किसी अपने दोस्त को, सोनू मोनू को दिखाने गए कि भाई सोनू को दिखा के आता हूँ मैं बाइक, देख कितनी मस्त बाइक ली है मैंने। तो सोनू के घर के नीचे पहुंचे और हॉर्न बजा रहे हो, उसको फोन कर रहे हो कि भाई आजा नीचे घूमने चलते हैं। उसी समय कोई अनवांटेड दोस्त, जिससे तुमको जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा मोनू आके तुम्हारी बाइक के पीछे बैठ जाता है, जिसको तुम घुमाने ले जाने का तुम्हारा कोई मन नहीं है, तुम्हारा मन तो सोनू को ले जाने का था। ठीक है, सोनू को मान लो CO2 और मोनू को मान लो O2। अब O2 जबरदस्ती आके पीछे बैठ गया, अरे कि वाह तूने नई बाइक ली, चल एक घुमा के ला, एक चक्कर तो लगा दे मेरे को, ठीक है, एक बार तो घुमा दे मेरे को। तो वैसा ही यहां पर हो रहा है कि O2 अब बाइंड हो गया, अब रुबिस्को को जबरदस्ती घूमना पड़ेगा।
जबरदस्ती उसे घूमना पड़ेगा, जबरदस्ती घूमेगा तो पेट्रोल तो जलेगा, है ना, पेट्रोल तो जलेगा तुम्हारी बाइक का। तुम उसको घुमाने का कोई मन नहीं था, फिर भी तुमको कि चलो इसको घुमा दूंगा तो ये उतर जाएगा, उतर जाएगा तो मैं मोनू को बिठा पाऊंगा, है ना। तो वो भी सोचेगा चलो फटाफट इसको एक राउंड लगवा के लाता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही रूबिस को करते कि भाई फटाफट इसको जो है O2 बाइंड हो गया, अब इसको फटाफट निपटाओ, ठीक है। तो इन केल्विन साइकिल RUB कंबाइंस विद CO2, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को कैन बाइंड टू CO2 एंड O2। रूबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी टू CO2 देन O2, ठीक है। CO2 को वो ज्यादा एफिनिटी देता है, बट O2 तो जबरदस्ती आके बैठ रहा है। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2। अब O2 और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है कि कौन बाइंड कर पाएगा, जितने उनके नंबर्स होंगे उतना रैंडम कोलिजन हो रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं इसको, ठीक है। इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, बट फोटो रेस्पिरेशन सबसे कॉमन नाम है और C2 साइकिल दूसरा कॉमन है, ठीक है। तो टर्म जो है वो प्रोटकॉप ने दिए थे। इस तरीके के क्वेश्चन आना भी कम हो गए कि किसने टर्म दिया था, किसने ढूंढा था, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम के क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो मोस्टली फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएंगी उस पाथवे से रिलेटेड। तो Decker and Teo discovered photorespiration and clarified the C2 cycle or glycolate pathway operate during daytime in C3 plant and Rubisco act as oxygenase, ठीक है, दिन में होता है और Rubisco ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करता है यहाँ पर। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन दिस C3, ठीक है। जब O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है तो O2 बाइंड कर जाएगा Rubisco से, तब ये होता है। The light dependent uptake of O2 and release of CO2 in C3 photosynthetic cell is called as photorespiration, ठीक है। तो यहाँ पर O2 जो है वो यूज हो जा रही है और CO2 यूज नहीं हो रही है, ठीक है। फोटोरेस्पिरेशन इज लॉन्ग विद नॉट लिंक्ड विद ATP जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर कोई ATP बनता नहीं है, ठीक है। इन प्लेस ATP और ऊपर से खर्चा कराता है ये, तो ATP यूज हो जाता है और कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। Thus, it is a harmful or wasteful process linked with C3 cycle. But जो 50 रुपीज को O2 से बाइंड कर गए हैं उन्हें हमें खाली कराना है कि चलो भाई अगली बार तो CO2 से बाइंड करेंगे, ठीक है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चक्कर बहुत लंबा लगवाने वाला है सोनू मोनू, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में बाइंड किया, बोलेगा थोड़ा सा मेरे को पेरोक्सिसोम तक घुमा के ला, फिर पेरोक्सिसोम पहुंचोगे बोलेगा कि थोड़ा जरा इधर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ले ले, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर लौट के वो आने वाला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 3 सेल ऑर्गेनल रिएक्शन ही होगी, ठीक है। कैसे होगी? RUBP से CO2 बाइंड करता है तो हमें पता है PGA बनता है, बट यहाँ पर तो O2 बाइंड करने वाला है, क्यों? क्योंकि CO2 कम था, O2 ज्यादा, तो बाइंड कर गया, ठीक है। क्या बनेगा? 1 PGA 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। 5 कार्बन का RUBP तो 3 कार्बन का PGA और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। कैसे होगा ये पाथवे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में RUBP O2 से बाइंड कर गया, ये फर्स्ट स्टेप होगा। RUBP इज बाइंडिंग विद O2, क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन का है और PGA 3 कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लाइकोलेट बना जो 2 कार्बन का है, ठीक है। फॉस्फेट निकल गया, मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फेट निकल गया तो ग्लाइकोलेट बचा। नाउ ग्लाइकोलेट विल मूव फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम, अब वो चला गया पेरोक्सिसोम में और वहां पर ऑक्सीजन से बाइंड करके वो बन गया ग्लाइऑक्सिलेट और यहाँ पर H2O2 रिलीज होगा। फिर वो NH2 बाइंड हुआ इस पे, ग्लाइऑक्सिलेट पे NH2 बाइंड होगा और बन गया ये ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन कहाँ बना? ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वेयर ग्लाइसिन इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो हमें याद रखना है पेरोक्सिसोम। ग्लाइसिन विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पेरोक्सिसम टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो एक ग्लाइसिन आया यहाँ पर और पीछे से दोबारा से ये रिएक्शन हो रही है, दूसरा ग्लाइसिन आया। जब 2 ग्लाइसिन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ग्लाइसिन है 2 कार्बन का, ठीक है। 2 ग्लाइसिन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कितने होंगे? 4 कार्बन। एक CO2 यहाँ निकल रहा है और 3 कार्बन का सेरीन यहाँ बन रहा है, ठीक है। एक ग्लाइसिन आया, फिर वेट करेगा, दूसरा ग्लाइसिन आएगा। जब 2 ग्लाइसिन हो जाएंगे वो जुड़ के बनाएंगे सेरीन, यहाँ पर NAD से NADH2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर NH3 निकलेगा, CO2 रिलीज होगा। एक कार्बन का भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस तो हो ही रहा है,
और एक कार्बन का लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेरीन बनेगा, सेरीन कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया तो पेरोक्सिसोम। यहाँ पे फिर NH2 ग्रुप निकलेगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनेगा। फिर NADH जो बना था वो यूज हो जाएगा, मतलब बराबर हो गया, नलीफाई हो गया। ये यहाँ पे बना था, यहाँ यूज हो गया, जीरो हो गया। ग्लिसरेट बनेगा कहाँ पर, पेरोक्सिसोम में। ग्लिसरेट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉरी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट, और ये वापस से PGA में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ATP यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ATP यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, और ये पूरा चक्कर चल रहा है जिससे वापस से PGA जनरेट हो सके, ठीक है। समझ गए। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ये पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन 75% ऑफ द कार्बन लॉस्ट बाय द ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP इज रिकवर्ड। मतलब RUBP से जो बाइंड हुआ था ऑक्सीजन, उसमें से सिर्फ 25% लॉस होगा, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, 4 कार्बन थे, फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, ठीक है। 3 कार्बन तो हमने बचा लिए, एक कार्बन गया, मतलब 4 में से एक गया, तो मतलब 25% कार्बन इज लॉस्ट, ठीक है। तो ये 25% कार्बन का लॉस होगा और एनर्जी का भी लॉस होगा, ठीक है। और फिर बाकी यही लिखा हुआ कि कौन कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ग्लाइसिन कहाँ बनता है, सेरीन कहाँ बनता है, ग्लिसरेट कहाँ बनता है, कौन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, शुरुआत कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में शुरुआत होगी, ठीक है। इसका अरेंजमेंट भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के बाद पेरोक्सिसोम, फिर पेरोक्सिसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से साइक्लिक चलेगा, ठीक है। समझ गए। It is assumed that in C3 plant, if photorespiration does not occur, then increases O2 concentration may oxidize the different protoplasmic part. अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, कुछ लोगों ने एक नया लॉजिक निकाला है कि ये भी कुछ ना कुछ फायदा करता है। प्लांट अगर इसे यूज कर रहा है और प्लांट ने इवोल्यूशन में से निकाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ फायदा है। फायदा क्या है कि वो जो ऑक्सीजन बन रहा था नॉन साइक्लिक में, अगर वो ज्यादा बनता जाएगा और उसी स्पीड से उस सेल से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, पिगमेंट्स का, मेम्ब्रेन्स का, मतलब डैमेज कर सकता है, रिएक्टिव हो सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको कि वो खाली बैठ के रिएक्टिव ना हो, इसलिए RUBP उससे बाइंड कर जाता है, रुबिस्को उससे बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो ये एक फंडा दिया है यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर हम बोले, ठीक है, जो ओल्ड बिलीव है वो ये है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, हार्मफुल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है और कार्बन भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ गए। ये हमारे सारे पाथवेज यहाँ पर यूज हो गए, खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, डार्क रेस्पिरेशन मतलब कैम पाथवे, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ये यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। NH3CO2 NH2O2 are produced, CO2 H2 and ATP generated in all living cells, ठीक है, in green cells of C3 plants, ठीक है। उसके बाद अकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, फोटो रेस्पिरेशन दिन में होगा, ये ऑल टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में डिफरेंस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि साइक्लिक में क्या होता है। साइक्लिक में फोटोलिसिस नहीं होता, O2 रिलीज नहीं होता, यहाँ पर फोटोलिसिस होता है, O2 रिलीज होता है। यहाँ पे NADPH बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ पे 680 नैनोमीटर लाइट चाहिए, ठीक है, मतलब 680 से ऊपर ऊपर चाहिए, 700 चाहिए, या 680 चाहिए, 680 से नीचे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ PS1 काम करता है, यहाँ पे PS1 PS2 दोनों काम करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस पढ़ लो इजीली, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। उसके बाद कुछ और डिफरेंसेस दिए हैं। C3 पाथवे हम लोगों ने पढ़ा, C4 कैम पाथवे पढ़ा। जैसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA बनता है 3 कार्बन का, C4 में 4 कार्बन का OA, और कैम में भी OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर 18 ATP 12 NADPH2 बनते हैं एक ग्लूकोज के लिए, यहाँ 30 ATP 12 NADPH2, और यहाँ पे भी 30 ATP 12 NADPH2, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रेन्स एनाटोमी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। क्रेन्स एनाटोमी हमको C4 में मिलेगा। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होता है क्योंकि उन्होंने क्रेन्स एनाटोमी डेवलप किया है, और यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई क्रेन्स एनाटोमी नहीं। वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम रुबिस्को ओनली,
ठीक है। 2 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को और पीईपी केस, 2 है यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन करने वाले, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। CO2 एक्सेप्टर आरयूबीपी, यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पीईपी और फिर आरयूबीपी इज द सेकेंडरी एक्सेप्टर दूसरे वाले सेल में। यहाँ पर प्राइमरी पीईपी और दूसरा आरयूबीपी, दोनों का सेम है। एग्जिबिट हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट, ठीक है, इसका हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है, ये लो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है और इसका भी हाई है, ठीक है। लो और हाई मतलब कि ये अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी ये काम कर पाता है, बट इसको तो ज्यादा CO2 चाहिए, क्योंकि अगर कम CO2 रहेगा तो ऑक्सीजन रुबिस्को को ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसको लो में भी काम करता है, इसको भी हाई चाहिए क्योंकि इसके पास कोई क्रेंजोनोटोमी नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन रेशो दिया है कि कितना वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ये हम ट्रांसपिरेशन के बारे में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे, इनको भी पढ़ लेना, ठीक है, और इसको नोट कर लो जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये जो दिए हैं, इसके अलावा अगर कुछ दिए हैं C3 और C4 में तो उसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमारे सारे पाथवेज कंप्लीट हो गए फोटोसिंथेसिस के। अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है इसमें, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी मैं उस लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर हो गया फोटोसिंथेसिस का। इसको अच्छे से पढ़ लो, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी डाउट्स है वो लाइव क्लास में डिस्कस कर लो, ठीक है। थैंक यू।